हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में प्लांट सेल वॉल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, परासंरचना। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जो स्टडी किया गया है प्लांट सेल वॉल, उसके बारे में अपन जानकारी करेंगे। और इसमें मुख्यतः दो भाग पाए जाते हैं। यदि हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जो स्टडी है उसके आधार पे पहला तो भाग होता है फाइब्रिल्स का, जो हेमिसेलुलोस और पैक्टिक पदार्थों से को निकाल देने पर शेष रह जाते हैं, और आधारी पदार्थ या मैट्रिक्स जिसमें रेशक डूबे रहते हैं, यानी फाइब्रिल्स डूबे रहते हैं। तो इस तरह से ये रासायनिक रूप से कोशिका भित्ति निम्न मुख्य अवयवों से बनी होती है, और वो हैं सेलुलोज, पैक्टिन युक्त पॉलीसेकेराइड्स, दूसरा प्रोटीन्स, तीसरा लिग्निन, गंधक युक्त यौगिक होता है गंधक युक्त यौगिक, और आयंस और जल। इसमें तीन जो प्रथम स्थान पर आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है: सेलुलोज, पैक्टिन युक्त पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स और लिग्निन। अब इन सब का हम डिटेल में अध्ययन करते हैं और इसके संरचना के बारे में इनसे और बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी। तो मैं कहना चाह रहा था कि सेलुलोज और हेमिसेलुलोज जो प्रकृति में प्रचुरता में पाए जाने वाला बहुलक है, पॉलीमर है। ये पॉलीमर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज कोशिका भित्ति का मुख्य रासायनिक अवयव है और एक सेलुलोज अणु में 500 ग्लूकोज अणुओं से बना होता है, जो सहसंयोजक बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा एक फीते रूपी संरचना बनाते हैं। परस्पर सेलुलोज अणुओं के मध्य पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंध इन्हें ढापन प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे से चिपका रहते हैं, और इस प्रकार 60 से 70 सेलुलोज एक अणु एक दूसरे के साथ जुड़कर सूक्ष्म रेशक माइक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण करते हैं। इस प्रकार कई माइक्रोफाइब्रिल्स कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। प्रत्येक माइक्रोफाइब्रिल सूक्ष्म रेशक कई माइक्रोमीटर यानी कि नैनोमीटर या माइक्रोमीटर लंबा और 3.5 नैनोमीटर व्यास का होता है। ये माइक्रोफाइब्रिल्स एक दूसरे से 20 से 40 नैनोमीटर दूरी पर व्यवस्थित होते हैं तथा एक दूसरे से लंबे हेमिसेलुलोज अणुओं द्वारा जुड़े होते हैं। हेमिसेलुलोज अणु शाखान्वित पॉलीसेकेराइडों का एक विषम समूह है, ब्रांच्ड होता है। पॉलीसेकेराइड जो होता है, ये हेमिसेलुलोज ब्रांच्ड होता है। वो केवल सूक्ष्म रेशकों से ही नहीं जुड़ा रहता, वरन एक दूसरे से जुड़ करके हेमिसेलुलोज के जटिल जाल का निर्माण करता है। हेमिसेलुलोज जो होता है उसके जटिल जाल का निर्माण होता है, और हेमिसेलुलोज की अनेक श्रेणियां होती हैं, कई तरह की सीरीज होती हैं। प्रत्येक हेमिसेलुलोज में एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है जो एक ही प्रकार की शर्करा से बनी होती है तथा इसमें अनेक छोटी पार्श्व श्रृंखलाएं निकलती हैं जो अन्य कई प्रकार की शर्कराओं से निर्मित होती हैं। पादप जातियों के अनुसार श्रृंखला तथा पार्श्व श्रृंखलाओं में पाई जाने वाली शर्कराएं यानी कि सुक्रोज भिन्न भिन्न होती हैं। तो इस तरह से पहला कंपोनेंट आपको समझ में आया, सेलुलोज या हेमिसेलुलोज। और दूसरा है पैक्टिन। पैक्टिन जो होता है, हायर प्लांट्स में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सेलुलोज सूक्ष्म रेशकों तथा हेमिसेलुलोज के जटिल जाल के साथ साथ पैक्टिन का जाल भी पाया जाता है, जो क्रॉसबद्ध पॉलीसेकेराइडों का चयन बना होता है। पैक्टिन भी शाखान्वित पॉलीसेकेराइडों का विषम समूह है, जिसमें अनेकों ऋण आवेशित गैलेक्टुरोनिक अम्ल के अणु पाए जाते हैं। ऋण आवेशित होने के कारण पैक्टिन जल योजित हो जाता है तथा धनायनों के साथ क्रॉस बंध हो जाता है, और वास्तव में पैक्टिन पॉलीसेकेराइड कोशिका भित्ति में निम्न दो रूपों में पाए जाते हैं। पहला तो है जो 1 से 4 जो बंध होते हैं
वैसा गैलेक्टोयूरोनिक एसिड वाला जो होता है 1 से 4 मॉलिक्यूल होते हैं, वो सरल बहुलकों में चिकने क्षेत्र पर निर्माण करते हैं। और दूसरा होता है रोम वाला क्षेत्र, हेरी रीजन का निर्माण करते हैं, जो 1 से 2 बंध युक्त रेमनोसिल अणुओं से जुड़े रहते हैं। पैक्टिन पॉलीसेकेराइड लिग्निन की अपेक्षा भित्ति मैट्रिक्स से शीघ्रता से विघटित हो जाते हैं। पैक्टिन फलियों वाले चारे में कोशिका भित्ति का महत्वपूर्ण भाग बनाती है। अल्फा में 100 से 300 मिलीग्राम पर ग्राम तक पैक्टिन उपस्थित होता है। अल्फा नाम का जो प्लांट है उसमें 100 से 300 मिलीग्राम पर ग्राम तक पैक्टिन उपस्थित होता है। यदि उसका बायोमास जब निकालते हैं तो उसमें आपको इतने 100 से 300 मिलीग्राम मिलेगा प्रति ग्राम में। तो पैक्टिन की मात्रा बढ़ाकर चारे का पचाने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। पैक्टिन को असंगठित करने के लिए पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज एंजाइम जो होता है पीजी, वो एक समूह उत्तरदायी होता है जो अनेकों प्रकार के प्रक्रियाओं जैसे ऑर्गन एब्सिशन होता है ना, अंग विलगन जो होता है वो, और फली या पराग के स्फुटन, परागकण की परिपक्वता, परागनली की वृद्धि, फलों की परिपक्वता, रोग जनन इत्यादि में सहायता करते हैं। इन एंजाइमों की गतिविधियों का नियमन करके हम देर से पकने वाले तथा मोटी त्वचा वाले टमाटरों का उत्पादन कर सकते हैं। अब आता तीसरा एलिमेंट, प्रोटीन्स या मॉलिक्यूल्स। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति में प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, जिनमें कुछ में तो हाइड्रोक्सी प्रोलाइन का उच्च स्तर पाया जाता है और कुछ में हाइड्रोक्सी प्रोलाइन का वो पाया जाता है, तो कुछ में कोलेजन पाया जाता है। ये प्रोटीन कोशिका भित्ति को दृढ़ता प्रदान करते हैं और उन क्षेत्रों में प्रचुरता के साथ पाए जाते हैं जिन क्षेत्रों में सूक्ष्मजीवों का आक्रमण अधिकांशतः होता रहता है। ये स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उत्पन्न होकर कोशिका विभेदन से बनी नई कोशिकाओं को रूपांतरित भी कर सकते हैं। लिग्निन जो चौथा कंपाउंड है, लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन इत्यादि, ये सारे के सारे जो द्वितीयक कोशिका भित्ति में अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो ये लिग्निन प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला द्वितीयक बहुलक है, पॉलीमर है, सेकेंडरी पॉलीमर है, जो फिनोलिक व्युत्पन्न गंधयुक्त बहुलकों के रूप में वर्णित है। गंधयुक्त होता है और फिनोलिक कंपाउंड का डेरिवेटिव्स है और पॉलीमर के रूप में पाया जाता है, तथा अन्य भित्ति बहुलकों के साथ संरचनात्मक सरलता, विघटन के प्रति प्रतिरोधकता तथा जल अपारगम्यता प्रदान करने हेतु परस्पर संपर्क स्थापित करता है। लिग्निन मुख्य रूप से 3 प्रकार के पराग सूचकों यानी कि शंकुधारी अल्कोहल, सिनेपाइल अल्कोहल, पी काउमेराइल अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकृत बहुलीकरण से प्राप्त होता है। डिहाइड्रोजनेशन, पॉलीमराइजेशन से प्राप्त होता है। लिग्निन थल पादपों को संरचनात्मक आधार प्रदान करती है तथा जीव प्रतिरोधकता प्रदान कर यांत्रिक रोधक का कार्य करती है। इसके विपरीत कागज उद्योग में पल्प प्रक्रिया जो होती है, जिससे कि कागज़ बनाया जाता है, तो पहले लुगदी बनाई जाती है पल्प निकाल के। तो पल्प का जो ऋणात्मक प्रभाव डालकर प्रदूषण और कागज़ की उच्च कीमतों के लिए तथा चौपाइयों के भोजन की पाचन क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालती है। तो पादपों में लिग्निन की अधिक उपयोगिता होने के कारण बावजूद ये पादप पदार्थों का मनुष्य द्वारा उपयोग भी प्रभावित करता है। इस प्रकार यदि कोशिका भित्ति में लिग्निन की मात्रा कम होती है तो इससे आकारीय आर्थिक लाभ उत्पन्न होते हैं। वृक्षों के जो पल्पीकरण तथा चारा फसलों की पाचकता को सुधारने के लिए लिग्निन की मात्रा को संरचनात्मक रूपांतरण के द्वारा कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा।
परंतु होने में भी सफलता पूरी तरह से मिली नहीं है। और उपचर्मीय जो एपिडर्मल कोशिकाएं जो होती हैं, एपिडर्मल सेल्स होती हैं, वो कोशिका भित्ति में क्यूटीन तथा क्यूटीन मोम अपारगम्य सत्व को उत्पन्न करते हैं जो जल क्षति को रोकती हैं। बहुत से कवकों में कोशिका भित्ति जो होती है उसमें ग्लूकोसाइमान माइन जो होता है, ग्लूकोसेमाइन क्या जो बहुलक यानी पॉलीमर होता है वो काइटिन की बनी होती है। और प्राथमिक व द्वितीयक कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले पदार्थ जो होते हैं उनमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, क्यूटिकल पदार्थ, खनिज निक्षेप, ये सब जो आपको इस कोशिका भित्तियों में मिलते हैं। द्विबीजपत्री जो प्लांट होते हैं और कोमेलाइन एक बीजपत्री, कोमेलाइनाइड एक बीजपत्री की कोशिका भित्ति में तुलना करें तो एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री प्राथमिक कोशिका भित्ति का जो विश्लेषण किया जाता है उसमें कोमेलिनाइड जो समूह की प्राथमिक कोशिका भित्ति का संगठन एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पदार्थों की प्राथमिक कोशिका भित्ति के संगठन से भिन्न होता है। और कोमेलिनाइड समूह की कोशिका भित्ति में फेरुलिक अम्ल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्लूकोरोना अरेबिनोजाइलेंस ग्लूकोरोनो एरेबिनोक्सलाइनेंस एक मुख्य सेलुलोज रहित पॉलीसेकेराइड भी पाया जाता है। घासों की जो कोशिका भित्ति में अन्य कोमेलिनाइड की अपेक्षा एक अन्य पॉलीसेकेराइड 1314B ग्लूकन भी पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त नॉन कोमेलिनाइड बीकोमेलिनाइड एक बीजपत्री पादपों की प्राथमिक कोशिका भित्ति का संगठन अधिकांशतः द्विबीज पादपों की कोशिका भित्ति के समान होता है। इनमें फेरुलिक अम्ल अनुपस्थित होता है तथा जाइलोग्लूकन के साथ पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति के कार्य, तो कोशिका भित्ति के कार्य को अपन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। थैंक यू।